हाँ, नमस्कार। कक्षा 12वीं में कुछ टॉपिक है विश्व की प्रमुख नहरें। और विश्व की प्रमुख नहरों में स्वेज नहर और पनामा नहर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और विश्व की सबसे लंबी नहर है वो है स्वेज नहर। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर को विस्तार से हम पढ़ेंगे। ये जो मैंने नक्शा बनाया है, यहाँ पे मैप बनाया है, इस मैप को देखिए। यहाँ पे देखो, ये जो नक्शा है, यहाँ पे ये जो मैप, ये इंग्लैंड है। और इंग्लैंड के जस्ट पास में ये पूरा का पूरा मैंने यूरोप बनाया। और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये भारत है, और फिर ये एशिया। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि स्वेज नहर है कहाँ। विश्व के मैप में स्वेज नहर कहाँ है, मैप के द्वारा समझेंगे तो अपने को समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देखो, ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के जस्ट पास में यहाँ पे ये फ्रांस है। फ्रांस के बाद यहाँ ये जर्मनी है, पोलैंड है, और ऊपर की तरफ में यहाँ पे ये जो नक्शा है, यहाँ पे नॉर्वे है। ये फ्रांस होगा, ये जर्मनी होगा। यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे पुर्तगाल और स्पेन इधर ही है। और फिर ये जो एक इस टाइप में समुद्र से घिरा हुआ जो द्वीप है, ये इटली है। और इटली के बाद फिर यहाँ पे ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे तुर्की है। और तुर्की के जस्ट पास में ये जो पूरा देश है, यहाँ पे मिस्र देश। और मिस्र देश के पास में यहाँ से ये जो मिली हुई जगह है, ये यहाँ से स्वेज नहर निकलेगी। यहाँ पे यदि सागर की बात करें, महासागर की बात करें, तो यहाँ पे ये देखो, ये है अटलांटिक महासागर। यहाँ पे है अटलांटिक महासागर। और यहाँ बात करें यदि भारत के नीचे यहाँ पे, तो ये हिंद महासागर। यहाँ पे ये भारत के नीचे हिंद महासागर। ये विश्व के बड़े महासागरों की बात करें तो यहाँ पे हिंद महासागर है, ये भारत का नक्शा। यहाँ पे श्रीलंका, और यहाँ पे अदनान की खाड़ी, यहाँ पे ओमान की खाड़ी, इस प्रकार ये खाड़ियां हैं। और ये अफ्रीका महाद्वीप का मैंने चित्र बनाया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हिंद महासागर है। हिंद महासागर से होते हुए यहाँ पे ये जो खाड़ी है, यहाँ पे इसको बोलते हैं लाल सागर। यहाँ पे नाम लिख रहा हूं मैं, लाल सागर। और यहाँ पे ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, यहाँ पे लाल सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर। और यहाँ बीच में ये पूरा का पूरा अफ्रीका। ये जो इंग्लैंड है, आपको पता है इंग्लैंड ने पूरी एशिया पे राज किया है, पूरी एशिया को अपना उपनिवेश बना के रखा था। तो यहाँ से इंग्लैंड के लोग जब यहाँ भारत की तरफ में सबसे पहले जब व्यापार करने आए थे, कहते हैं कालीकट की तरफ तब तट पे आए थे केरल में। तो यहाँ पे देखो, ये इंग्लैंड है, यहाँ से इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के, ये जो अफ्रीका महाद्वीप पे चक्कर लगा करके भारत में प्रवेश यहाँ से किया। यहाँ पे मुंबई पतन है, और यहाँ पे ये केरल समझ लीजिए, कालीकट समझ लीजिए। तो इस टाइप में यहाँ पे देखो, मुंबई आना है तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा इंग्लैंड से रवाना हुए, अफ्रीका का पूरा एक चक्कर लगे, और यहाँ पे भारत मुंबई। या फिर भारत से आगे पूरी देशों में जाना है तो इधर, श्रीलंका जाना है तो इधर, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो नीचे की तरफ। यानी ये जब अंग्रेज जब एशिया में आते थे, पूरे एशिया में आते थे, तो इनको पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था। अब इन्होंने जब स्वेज नहर का निर्माण कराया, तो स्वेज नहर कहाँ है, यहाँ पे देखो, यहाँ ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के ये दोनों, यहाँ पे मैंने बताया भूमध्य सागर है और लाल सागर, इन दोनों को काट करके यहाँ से मिला दिया गया। ये जो स्थल खंड है, इस स्थल खंड को काट करके मिला दिया गया। मिला करके एक मानव निर्मित कृत्रिम नहर का निर्माण किया, और जिसका नाम है स्वेज नहर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इसका नाम है स्वेज, और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो यानी ये दो पॉइंटों को यहाँ पे मिला रही है स्वेज नहर। यानी स्वेज यहाँ पे एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह के नाम से ही इस नहर का नाम रखा है स्वेज नहर। अब स्वेज नहर का जब निर्माण हुआ, तो यहाँ पे बात करते हैं किसने सबसे पहले इसकी रूपरेखा बनाई। तो फ्रांस के एक इंजीनियर थे, जिनका नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड ने ये रूपरेखा 1859 में बनाई थी, 1859 पूरी रूपरेखा बना दी थी कि इन दोनों नहरों को यदि अपन मिला देंगे, तो यहाँ इंग्लैंड को और यूरोप को जो इधर एशिया में जाना पड़ता, पूरी एशिया में अभी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से जा जाएंगे, यहाँ से होते हुए सीधे भारत में प्रवेश कर जाएंगे।
या पूरी देशों में अपन आराम से जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रांस के एक इंजीनियर थे, उन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई और इस रूपरेखा को बना करके फिर काम शुरू किया। तो इसको पूर्ण होने में 10 वर्ष लग गए। तो 1869 में इसका उद्घाटन हो गया। नहर का नहर चालू होगी सुचारू रूप से, स्वेज नहर। फर्डिनेंड ने जब रूपरेखा बनाई 1800 यानी 1859 में, और 1869 में बन करके पूर्ण रूप से तैयार हुआ। फिर यहाँ से जहाज आने जाने लगे। अब इस जो ये स्वेज नहर है यहाँ से काट करके बनाई गई है, इसकी थोड़ी लंबाई चौड़ाई अपन देख लेते हैं। इसकी 160 किलोमीटर लंबाई है, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर। 160 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 60 मीटर चौड़ाई है। अब किलोमीटर नहीं लिखा, 60 मीटर। और इसकी जो गहराई है वो लगभग 15-16 मीटर है। 15-16 मीटर के लगभग इसकी गहराई है, यानी पानी की जो गहराई है वो 15-16 मीटर है। चौड़ाई है वो 60 मीटर है। और लंबाई किलोमीटर में, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ गलती कर देते हैं, ये भी किलोमीटर में लिख देते हैं। 60 मीटर, 60 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर। ये किलोमीटर नहीं लिखा मैंने, मीटर लिखा है। 160 किलोमीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 15 से 16 मीटर के लगभग गहराई। ये गहराई है, ये चौड़ाई है और ये है लंबाई। अब एक दिन में लगभग कहते हैं 100 पोत यानी 100 जलयान जा सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ स्पीड बहुत कम रखते हैं। यहाँ जब इस स्वेज नहर में जब बड़े बड़े पोत जलयान जहाज प्रवेश करते हैं तो इनकी स्पीड है वो लगभग 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 या 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भय रहता है, इनको थोड़ा डर रहता है कि कहीं स्वेज नहर के किनारे नहीं टूट जाए। ज्यादा तेज गति से जहाज चलने के कारण पानी तटों से टकराएगा तो इनके जो किनारे है वो टूट न जाए, इसके लिए इनकी गति बहुत धीरे रखते हैं। 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से ये जहाज जाते हैं। अब आप बताओ कि अब इंग्लैंड वालों को इस स्वेज नहर निर्माण होने के बाद इंग्लैंड वालों को या भारत में मुंबई आना है या कोलंबो आना है, तो ये इंग्लैंड वाले, ये यूरोप वाले, ये फ्रांस वाले, ये जर्मनी वाले, पोलैंड वाले, ये आराम से अपना जहाज यहाँ से लेकर के यहाँ से होते हुए यहाँ ये मुंबई पहुंच जाए। अब इनको ये पूरी अफ्रीका का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो इंग्लैंड के लोग यहाँ से अफ्रीका का चक्कर लगा करके यहाँ आते। इस मार्ग को बोलते उत्मासा, उत्मासा जल मार्ग। इसका नाम है उत्मासा, उत्मासा। तो ये उत्मासा, ये जो मार्ग है इसका नाम है उत्मासा। उत्मासा की अपेक्षा स्वेज नहर का निर्माण हो गया तो उत्मासा की अपेक्षा अब इनको दूरी है वो कम है। कितनी कम हो गई कि यहाँ पे एक इंग्लैंड का शहर है जिसका नाम है लिवरपूल और यहाँ लंदन है। तो यहाँ लिवरपूल से लगा करके मुंबई तक यदि आना है तो 9600 किलोमीटर कम होगी दूरी। कितनी दूरी कम होगी? 9600 किलोमीटर। 9600 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इधर से आएंगे तो 9600 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, यानी लगभग 14000 किलोमीटर यदि मान लीजिए ये दूरी है तो अपने को यहाँ 4000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब ये चक्कर बच गया यहाँ से होते। अब देखो यूरोप का और एशिया का जो मार्ग है वो मार्ग कम हो गया। तो जैसे इधर से भारत के जो जहाज है उधर अमेरिका की तरफ, उत्तरी अमेरिका की तरफ भी जाना है तो यही मार्ग उनके लिए उचित रहेगा। यहाँ से होते हुए अंटार्कटिक होते हुए अमेरिका पहुंच जाएंगे। अब इनको अफ्रीका का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। भारत में जो चाय है, कॉफी है, भारत का जो है या खाद्यान्न है, चाय है, कवा है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, अदरक है, जिप्सम है, इस प्रकार के जो खनिज वगैरह है ये हम यूरोप को भेजते हैं। हम अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भेजते हैं, अमेरिका को, कनाडा को। और वो उन लोगों से हम इंजीनियरिंग सामान मंगाते हैं, मशीनरी मंगाते हैं, वैज्ञानिक उपकरण मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंगाते हैं। तो सारे के सारे अपन आदान प्रदान, जो व्यापार का आदान प्रदान है, अब एकदम आसान हो गया। अब यहाँ पे ये जो मार्ग है स्वेज मार्ग, ये स्वेज नहर प्रारंभिक काल में जब बनी थी तो यहाँ पे एक देश मैंने बताया, मिस्र, तुर्की और फ्रांस, इन तीनों के शेयर लगे थे। इन तीनों देशों के शेयर लगे थे, यानी इनको सम्मिलित रूप से था। 1870 के लगभग की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे 1904 के लगभग अंग्रेजों ने ये पूरी की पूरी इन देशों से शेयर खरीद ली थी। और 1904 के लगभग इंग्लैंड ने
अपनी पूरी पूरी सेना यहाँ तैनात कर दी थी और सेना तैनात करके उन्होंने बाकी वाले जहाजों को रोक दिया था कि यहाँ से आना जाना अब तुम्हारा अधिकार नहीं, हमारा अधिकार, क्योंकि हमने ये खरीद लिया था। फिर 1900 थोड़े दिनों के बाद फिर इन्होंने सभी देशों के लिए थोड़ा खोल दिया था। फिर ये बात थोड़ा मामला बढ़ता गया 1945-46 के लगभग, यानी 1950 के लगभग यहाँ पे इंग्लैंड और मिस्र, इन दोनों देशों के बीच कुछ समझौता हुआ और समझौते के तहत इंग्लैंड ने पूरा का पूरा ये जो स्वेज नहर है ये मिस्र को दे दिया। फिर मिस्र ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब इस नहर पर केवल एक देश का ही अधिकार रहेगा, वो रहेगा मिस्र का। तो मिस्र ने यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कर दिया 1956 में। तो विश्व की एक खतरनाक सेना है, सेनाओं का समूह है नाटो। नाटो नाम सुना होगा आपने। तो नाटो सेनाओं ने मिस्र पर हमला कर दिया। मिस्र ने कहा भाई आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया, हमारे जहाज कहाँ से आएंगे। फिर इसमें यूएनओ का हस्तक्षेप हुआ और यूएनओ को हस्तक्षेप करने के बाद यूएनओ ने मिस्र को इसकी राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति प्रदान कर कि हाँ ये जो नहर है ये वास्तव में मिस्र की। फिर सभी देश शांत हो गए, यानी यूएनओ का हस्तक्षेप से जो युद्ध था वो युद्ध टल गया। नाटो सेना ने जो मिस्र पे हमला किया था, फिर बातचीत के तरीके से इसको सुलझाया गया और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब यहाँ पे मिस्र भारी टैक्स भी लेता है, कर लगता है। आयात आने जाने का जो टैक्स है वो तो मिस्र लेता ही है, लेकिन टैक्स थोड़ा ज्यादा लेते हैं। तो जो सामान उनको लगता है कि ये कोई जल्दी खराब होने वाला, बहुत जल्दी पहुंचाना है, तो वो तो जहाज यहीं से जाते हैं। जिनको लगता है अपने को आराम से जाना है तो वो जहाज उत्माशा मार्ग होते हुए टैक्स बचाने के लिए चले जाते हैं। तो ये है स्वेज नहर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बंधक नहीं बनाया हुआ, यानी पानी को रोकने के लिए जल बंधक जो बनाए जाते हैं, यहाँ पे कोई बंधक नहीं है। यहाँ समतल जमीन है। भूमध्य सागर और लाल सागर को दोनों को मिला करके ये नहर बन गई है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किन दो सागरों को स्वेज नहर जोड़ती है। किन दो सागरों को जोड़ती, एक यहाँ पे भूमध्य सागर है और यहाँ पे लाल सागर। इन दोनों सागर को जोड़ती है। यहाँ पे देखो अफ्रीका महाद्वीप है, किन दो महाद्वीपों को अलग करती। तो अफ्रीका को तो यहाँ से अलग कर ही रही है, अफ्रीका महाद्वीप है पूरा। अफ्रीका के यहाँ पे नीचे दक्षिण अफ्रीका है और अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 55 देश है। तो अफ्रीका को अलग कर रही है। अफ्रीका के बाद इसको अलग कर रही है, कौन सी है, यहाँ पे जो देश है इसको यूरेशिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे एशिया है। और इन दोनों को जो मिलाने वाला जो स्थान है, दोनों का सामूहिक जो जगह है, सम्मिलित जो जगह है, उसको बोलते हैं यूरेशिया। तो यूरेशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली कोई नहर है तो वो है स्वेज नहर। महाद्वीपों की बात करें तो ये हो गया, यूरेशिया और अफ्रीका को अलग कर रही है। और यदि सागर, छोटे सागर की बात करें तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ती है। यहाँ पे देखो यमन की खाड़ी है, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, यहाँ पे ये भारत है और भारत के इधर की साइड में ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और इधर उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिण अमेरिका विश्व के नक्शे में आ जाएगा। ये स्वेज नहर अति महत्वपूर्ण है। और अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे पनामा नहर का।